हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में मैंने अलग अलग वीडियोस हर एक टॉपिक के लिए बना रखी हैं, लेकिन इसमें हम वो वाले क्वेश्चंस लेंगे जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस ये वाले क्वेश्चंस, आपका चैप्टर कंप्लीट है। इससे ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ ऐसा नया नहीं आएगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, राइट। सो मैंने सिलेक्टिवली सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस चैप्टर में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मतलब गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग और ऐसे करके कुछ भी आपको दे सकते हैं। एंड मोस्टली ये वाले क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेट होते हैं। एक हमारा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इवेपोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व होता है। हाँ, इसके अलावा मैटर के जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में वो सब भी पूछा जा सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये वाले टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। एक लेटेंट हीट वाला टॉपिक, दूसरा इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। और उससे रिलेटेड अगर आपको वाले फैक्टर्स और वाला लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आपसे ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर्स देन इन विंटर्स। क्वेश्चन ये है कि रीजन बताओ व्हाई क्लोथ्स ड्राई फास्टर। समर्स में क्लोथ्स जल्दी, जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं इन कंपैरिजन टू विंटर्स। अब ऐसा क्यों होता है? अब ये वाला प्रोसेस तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या है, हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस है। मतलब क्या है, क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। और इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं? अगेन मैं बोल रही हूँ, इवेपोरेशन आता है, आपको इवेपोरेशन समझ आते हैं, उसके फैक्टर समझ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी चैप्टर में। इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तीसरा फैक्टर क्या था? विंड स्पीड। एंड फोर्थ फैक्टर क्या था? सरफेस एरिया। मोर द सरफेस एरिया मोर वुड बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। आई होप ये आपको पहले से पता हो। तो अब इसमें क्या है? क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर्स। समर्स में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विंटर्स। अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने लिखना कैसे, आपने अटेम्प्ट कैसे करना है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases. That is why clothes dry faster in summers than in winters. I hope आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, steam produces more burns in comparison to boiling water at the same temperature। यानी कि क्या, बॉइलिंग वाटर हो और दूसरा स्टीम हो और दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे हो तो स्टीम से ज्यादा बर्न्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका रीजन क्या होगा? स्टीम प्रोड्यूसेस मोर बर्न्स बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक सेकेंड मैं समझाती हूँ इस चीज को। क्या होता है, स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर, उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है जिसकी वजह से स्टीम ज्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली आ जाता है एग्जाम्स में। और इसकी जगह एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है, आइस हैज मोर हीट इन कंपैरिजन टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। उसका भी रीजन ऐसे ही होता है। कभी कभार इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आता है कि आइस हैज मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री पे अगर आइस है और 0 डिग्री पे ही वाटर है तो आइस में ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि अगेन ये लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट, आइस में लेटेंट हीट ऑफ या वेपराइजेशन की जगह क्या लिखोगे आप? फ्यूजन। तो आइस में ज्यादा लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज मोर इन आइस इन कंपैरिजन टू वाटर। इसलिए आइस में ज्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो इसकी जगह वो वाला क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर सकते हो। तो साथ साथ में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कैसे कैसे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर मॉर्निंग एक्सरसाइज यू फील कोल्ड। अच्छा, बाय द वे ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आंसर्स मैं साथ साथ में बता रही हूँ, बट क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, आपको रेफर करना है तो आप वहीं से देख सकते हैं। सो आफ्टर मॉर्निंग एक्सरसाइज यू फील कोल्ड। अब जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज होती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। मैं वही कह रही हूँ, दो ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक इवेपोरेशन का कंपोनेंट, एक इवेपोरेशन का टॉपिक और दूसरा लेटेंट हीट का टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर के।
तो मॉर्निंग एक्सरसाइज के टाइम जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी से क्या निकलती है, स्वेट निकलती है। तो आप लिखोगे कैसे इसको, ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्सरसाइज स्वेट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्सरसाइज स्वेट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम आवर बॉडी एंड यू नो कि क्या होता है, इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। इसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई थी, इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। सिंस इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, दैट इज व्हाई वी फील कोल्ड आफ्टर मॉर्निंग एक्सरसाइज। सो आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई हो। इजी है क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये वो वाले क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम्स में किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, चाहे एमसीक्यूज भी ले सकते हैं वो, इसके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और आजकल जो नया हमारा ट्रेंड चला है असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन का, वो भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर ऑफ अ स्विमिंग पूल। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आपके रीजनिंग बेस में भी आ सकता है, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन आपके एक और फॉर्म में भी आ सकता है। बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये है फिलहाल कि एक डाइवर जो होता है, यानी स्विमर में बोल सकते हैं आप, जो स्विमर होता है वो कट थ्रू यानी वाटर के पार्टिकल्स के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाता है, राइट। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस फॉलो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज फॉलोड इन दिस एग्जांपल। तो होता क्या है, आपको पता है स्विमिंग पूल में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, मतलब वाटर मतलब क्या, लिक्विड स्टेट प्रेजेंट है। और लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। यही रीजन होता है दैट अ डाइवर और अ स्विमर कैन कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल। अब यही वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, a diver is able to cut through the water of swimming pool, however to move our hand through a brick it is difficult। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका रीजन क्या बोलोगे, उसका भी सिमिलर रीजन है कि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन, मोर स्पेस इन बिटवीन देम, जिसकी वजह से वी आर एबल टू कट थ्रू द वाटर। हाउएवर इन केस ऑफ सॉलिड्स द इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। आपको पता है जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए टू मूव आवर हैंड थ्रू दैट ब्रिक इट रिक्वायर्स मच एफर्ट। बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि जब आप देखोगे कोई कराटे प्लेयर होता है वो एक ब्रिक के थ्रू जब ऐसे अपना हाथ फोर्सिबली उसके ऊपर लगाता है उसको ब्रेक करने के लिए, तो उसे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए तब वो ब्रिक ब्रेक होती है। लेकिन अगर यही हाथ उसे पानी में घुमाना है तो बहुत इजीली घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, यहाँ स्पेस है तो वो इजीली अपना हाथ इसके थ्रू घुमा सकता है, राइट। लेकिन यही हाथ उसने यहाँ पे इस ब्रिक के बीच में घुमाना है तो उसको काफी ज्यादा एफर्ट लगाना है इस ब्रिक को तोड़ने में। सो आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई हो। मैं साथ साथ में आपको फॉर्म्स भी बता रही हूँ कैसे इस टाइप के और क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम कैन बी फेल्ट सेवरल मीटर्स अवे। अब यही वाला क्वेश्चन परफ्यूम की जगह यहाँ इंसेंस स्टिक भी लिखा हो सकता है, जो कि हमारा अगरबत्ती होती है ना। तो अगरबत्ती की स्मेल काफी दूर पहुंच जाती है, काफी जल्दी। ऐसा क्यों होता है? अब ये तो आपको पता होगा कि ये सब क्या है, अगरबत्ती हुआ या परफ्यूम हुआ, इसमें पार्टिकल्स क्या कौन से स्टेट में हुए, गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में। और गैसेस की प्रॉपर्टी होती है, मैंने एक चीज बताई थी, एक वर्ड था हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन दे इंटरमिक्स इन वन अनदर। जब पार्टिकल्स आपस में जल्दी जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं, देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन गैसियस स्टेट, है ना। तो अब इसका रीजन क्या लिखोगे, द स्मेल ऑफ परफ्यूम कैन बी फेल्ट सेवरल मीटर्स अवे, क्योंकि परफ्यूम या फिर यहाँ अगरबत्ती आए तो भी आंसर सेम है कि अगरबत्ती इज the state in which perfume or agarbatti is gaseous state, and in gases the rate of diffusion is very fast. In gases the rate of diffusion is very fast, because of which the smell of perfume or agarbatti can be felt several meters away. So I hope ये वाली चीज आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ये होती है naphthalene balls disappear with time without leaving any solid। जो naphthalene balls होती है, मैंने आपको दिखाया भी था, व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, वो क्या करती है, टाइम के साथ डिसअपियर हो जाती है और कोई रेजिड्यू नीचे नहीं बचता, कुछ भी नीचे नहीं बचता। मतलब कि क्या होता है, नैप्थलीन बॉल्स में
जो हमारी सॉलिड स्टेट है दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। आपको पता होगा कि नैप्थलीन बॉल्स में क्या होता है, नैप्थलीन बॉल्स सॉलिड स्टेट में होती है और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसका ये वाला चीज किसका एग्जांपल होती है, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, सब्लिमेशन, राइट। सब्लिमेशन क्या होता है, वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें हमारी सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम बिकॉज naphthalene balls are solid in state, they sublimate directly into gaseous state. This is the reason why they disappear without leaving any solid. आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन। और होता क्या है, सब्लिमेशन क्या होता है, वो वाला प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, डेजर्ट कूलर्स कूल बेटर ऑन अ हॉट डे। जो कूलर्स होते हैं घर पे, डेजर्ट कूलर्स मतलब जो हम घर पे नॉर्मली कूलर्स यूज करते हैं, वो जल्दी कूल करते हैं जिस दिन गर्मी होती है, जिस दिन समर्स के दिनों में जिस दिन गर्मी ज्यादा होती है उनकी कूलिंग पावर ज्यादा बेटर हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, अगेन ये वाला क्वेश्चन हमारी इवेपोरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ऑन अ हॉट डे क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मोर ऑन अ हॉट डे, यही रीजन है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। यही रीजन होता है दैट डेजर्ट कूलर्स कूल बेटर ऑन अ हॉट डे। सो इससे रिलेटेड आपको मैंने बताया भी है कि इवेपोरेशन और उसके फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, Our palm feels cold when we put perfume on it. अब यहाँ परफ्यूम की जगह वर्ड हमारा नेल पेंट रिमूवर भी आ सकता है, एसीटोन भी आ सकता है, और परफ्यूम की जगह एक इथेनॉल जो होता है जो हमारा हैंड सैनिटाइजर में होता है वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। बस यहाँ वर्ड चेंज होगा, मतलब सेम ही होगा, राइट। तो क्वेश्चन आता है, आर पाम जो हमारा हैंड है वो कूल फील करता है या कोल्ड फील करता है व्हेन वी पुट परफ्यूम ऑन इट। ये वाला क्वेश्चन मैंने समझाया भी था क्यों होता है, क्योंकि जब परफ्यूम डालते हैं हम हाथ पे तो इवेपोरेशन होती है। सो इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। क्यों व्हाई डज, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाई डज इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, तो उसका रीजन आप क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग इवेपोरेशन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। ड्यूरिंग इवेपोरेशन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड व्हेन दैट एनर्जी इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन, डिपेंड करता है प्रोसेस क्या हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। During evaporation, a lot of energy is absorbed from our hand. कौन सी एनर्जी, latent heat of vaporization. Due to that energy, our hand feels cold. So I hope आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आता है, how can we liquefy atmospheric gases? अब है क्या, अच्छा अगेन आई एम सेइंग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बिलो दिस वीडियो, आपको सिर्फ यहाँ आंसर समझने हैं। एंड बिलीव मी, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ कभी ना कभी एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे ही जाएंगे। सो ये वाली वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो। एंड बिलीव मी, अगर आप ये वाले सारे क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर पा रहे हैं मतलब आपको ये वाले चैप्टर बहुत अच्छे से आ गए हैं, राइट। तो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन, हाउ कैन वी लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करना है, मतलब क्या, ये जो गैसियस स्टेट है उसको किस स्टेट में चेंज करना है, लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए। एक तो काम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द प्रेशर, एंड साथ साथ में डिक्रीज टेम्परेचर। दोबारा देख लेते हैं, डिक्रीज टेम्परेचर। तो वो वाले दो तरीके जिसके थ्रू गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। गैसियस स्टेट में आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, और लिक्विड स्टेट में थोड़े से पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसको कंप्रेस करना है, मतलब मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना है ना। गैसियस स्टेट में इतने एरिया में सपोज 10 मॉलिक्यूल्स और लिक्विड स्टेट में इतने एरिया में 10 मॉलिक्यूल्स है। तो आपको दिख रहा है कि कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस करना, गैस को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं गैस। अच्छा, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन बी कंप्रेस गैसियस स्टेट, राइट। तब भी आंसर सेम होगा। कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, विद इंक्रीजिंग प्रेशर
एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये मैंने एक अलग से भी वीडियो में कवर किया हुआ है कि हाउ कैन वी कंप्रेस एटमॉस्फेरिक गैसेस, प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके। ये दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हमारी लिक्विड स्टेट, हमारी गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर ये बोल सकते हैं ये दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू गैस हमारी लिक्विफाई हो जाती है या गैस हमारी कंप्रेस हो जाती है, एक ही बात है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन। 273 केल्विन क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये वाली कन्वर्सेशन आपको आती हो, है ना। इस कन्वर्सेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट, कन्वर्जन पे, सॉरी, इस कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है। तो why is ice at 0 degree Celsius more effective in cooling than water at the same temperature? Again ये वही वाली चीज आ गई, लेटेंट हीट वाली। तो क्या रीजन होगा इसका कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस हो और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो तो आइस में ज्यादा एनर्जी होती है। मैंने अभी पहले भी समझाया क्यों, क्योंकि इसमें मोर एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? लेटेंट हीट ऑफ व्हाट? वेपराइजेशन और फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। तो आइस में ज्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। कौन सी एनर्जी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस हैज मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू वाटर। दैट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ड्यू टू दिस एनर्जी आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आइस में ज्यादा एनर्जी होती है और आइस जल्दी कूल करती है इन कंपैरिजन टू वाटर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेल पेंट रिमूवर इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। जो नेल पेंट रिमूवर होता है, एक तो हमने इसका क्वेश्चन पढ़ लिया कि इससे हमारा पाम कोल्ड क्यों फील करता है, बिकॉज इवेपोरेशन होती है एंड इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, मैंने देखा था काफी बार ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम्स में कि नेल पेंट रिमूवर इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। इवेपोरेशन का रेट नेल पेंट रिमूवर का ज्यादा होता है, या फिर एसीटोन भी आ सकता है, इसकी जगह एसीटोन वर्ड लिखा भी हो सकता है, एसीटोन। नेल पेंट रिमूवर ही होता है हमारा एसीटोन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एसीटोन इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि नेल पेंट रिमूवर यानी एसीटोन में क्या होता है, दैट रिक्वायर्स लेस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? वाली एनर्जी है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? वाली एनर्जी है जो एक लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में बनाने में हेल्प करेगी, राइट। अब लेटेंट वाली एनर्जी, जिसको कम एनर्जी चाहिए वो वाली स्टेट जल्दी लिक्विड से गैस बनेगी ना, लिक्विड से गैस बनना है ना। जिसको कम एनर्जी चाहिए लिक्विड से गैस बनाने में वो जल्दी इवेपोरेट होगा, क्योंकि एसीटोन या फिर नेल पेंट रिमूवर का ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती है, मतलब इसको कम एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, इसलिए जल्दी इवेपोरेट होगा। क्योंकि इसको कम एनर्जी चाहिए तो ये जल्दी इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से इसका इवेपोरेशन का रेट फास्टर है इन कंपैरिजन टू व्हाट? वाटर। तो आई होप ये वाली चीज आप समझ गए हो। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है लेकिन आ जाता है वाला भी एग्जाम्स में, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया। इसके अलावा एक और चीज है, सैंड इज अ सॉलिड। अब ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में क्लियरली देखा होगा कि सैंड इज अ सॉलिड, इसका रीजन बताओ या जस्टिफाई करो। कैसे जस्टिफाई करोगे? या फिर सैंड की जगह यहाँ शुगर क्रिस्टल्स भी आ सकता है कि शुगर क्रिस्टल्स आर सॉलिड, तो उसको जस्टिफाई करो, राइट। बिकॉज कह सकते हैं कि सैंड है या शुगर है, ये जैसे कंटेनर चेंज किया ये अपनी शेप्स चेंज कर लेते हैं, तो ये सॉलिड कैसे कहेंगे हम इन्हें? बिकॉज द shape of every single crystal remains same। सारे अलग अलग जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है, सैंड का हो या शुगर का क्रिस्टल हो, जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है उसकी शेप, साइज, सब कुछ फिक्स रहता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? सॉलिड स्टेट की ना। दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज सॉलिड, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंड, या फिर शुगर है तो शुगर वाला भी, द पार्टिकल्स ऑफ सैंड have definite shape and structure, that is why they are considered as solid। So ये वाला बहुत बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन कि इसको सॉलिड क्यों बोला जाता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप ये वाला आंसर आप खुद कर सकते हो,
राइट। मैंने इसलिए वाला क्वेश्चन लिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। डायरेक्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपके पास लेटेंट हीट का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट आ सकता है, राइट। तो ये वाले वो वाले क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और ये आप अच्छे से कवर कर भी चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं उठा रही, सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए। सो आई होप आप ये वाला खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। दिस इज इट फॉर टुडे। वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care. Bye bye.